पूछताछ। तैयारी करके आते हैं कि नहीं आप लोग? मेरे पढ़ाने से नहीं तो कुछ नहीं होगा ना। मैं पिछली बैच में करीब करीब 70% लोगों को फेल करवाया हूं मैं। हम ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं। पिछली बैच में 70% लोगों को हमने फेल करवाया है। भाई 30% पास हुए हैं, इसका मतलब 70% फेल हुए। उनको भी हमने ही पढ़ाया है, 30% को भी हमने पढ़ा है, AIR को भी हमने पढ़ा है, जो एग्जाम नहीं दिए पहले ही डर गए उनको भी हमने ही पढ़ा है। समझ रहे हैं बात को? वी आर कॉमन, हमको कॉमन निकाल लिया ब्रैकेट से। ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट रह गए, ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं ना कॉमन, तो हम बाहर निकल गए, हम बाहर बैठे हैं। हमारे कारण कोई पास और फेल नहीं होता। जिसको पास होना होता है पास होता है, जिसको फेल होना फेल होता है। हम तो एक निमित्त मात्र प्राणी हैं। चलिए अब मेरे साथ बनाएंगे आप लोग, है ना? जो लिखेंगे अब मेरे साथ लिखेंगे। बट ये 30 मिनट जो हमने वर्किंग की है ना, इससे जरूर आपको फायदा मिलेगा अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो। हाँ जी, पहले देखिए, पहले एक फॉर्मूला लिखना है, सब चीज लिखना है आपको ना। मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। फिर हम एन्यूटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालना भी सीखेंगे। तो इसमें अगर मैं बात करूं, फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P। अगर सिंगल कैश फ्लो जो सीख गया हूं उसमें तो प्रेजेंट को समझ ले पहले, 1 प्लस आई टू द पावर n। तो इसमें A इज व्हाट? फ्यूचर वैल्यू। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही सीखते हैं, A इज इक्वल टू P 1 प्लस आई टू द पावर n। और P क्या है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ P। कुछ समझ में आ रहा है? P का फ्यूचर है। और P क्या है मालूम है यहां पर? यह है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, हाँ जी, A। अगर मैं रिवर्स बात करूं, एक ही बात है। आज मैं अगर 10,000 रुपए जमा करता हूं और जो भी इंटरेस्ट वगैरह के बाद एक टाइम के बाद मेरे मान लो 12,000 मिलता है, तो हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? 10,000 को क्या बोलते हैं अपन? प्रिंसिपल। और 12,000 को क्या बोलते हैं? अमाउंट। इसको मैं दूसरे वर्ड में इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप आगे समझा पाऊं आपको। तो जो 12,000 रुपए वो 10,000 की क्या है? फ्यूचर वैल्यू। उल्टा भी तो बोल सकते हैं, 12,000 के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो 10,000 उसकी क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। 12,000, अगर क्वेश्चन में 12,000 दिए तो 10 निकाल सकते हो ना, और 10 दिया तो 12 निकाल सकते हो। ये तो करते ही अपन। तो बस यही है कि A के लिए P क्या है? A के रिस्पेक्ट में P क्या है? A का प्रेजेंट। और P के रिस्पेक्ट में A क्या है? उसका फ्यूचर। अब आपको मैं थोड़ा सा आपके अकाउंटिंग सेंस में समझाता हूं जो आप यूज करते हो। आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंटिंग कराते हो कि नहीं? एंट्री भी पास करते हो। एक्चुअल में आप P निकालते हो। समझ रहे हैं? आप P निकालते हो। आप बोलते हो ना कि भाई ये 50,000 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, 3 मंथ उसकी टर्म है, तो बैंक में उसको डिस्काउंटिंग कराते हो। तो बैंक 50,000 की बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कम पैसा देता है ना, क्योंकि बैंक को पता है कि ये 50,000 की वैल्यू आज की नहीं है, ये 3 महीने बाद मिलने वाला है। तो बैंक आज का पैसा कैलकुलेट करके आपको बोलती है भाई ये 45,000 देंगे हम। मेरी बात समझ रहे? 45,000 एग्जाम्पल। तो जो आप डिस्काउंटेड वैल्यू निकालते हो ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, वो कुछ नहीं इसी फॉर्मूले से निकलती है। उसमें एक ही जगह वो 50,000 डाल देते हो और 3 महीने के टर्म में या 6 महीने जो भी टर्म है उसमें आप P निकालते हो। तो बैंक जो आपको, आप लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो डिस्काउंटेड वैल्यू बोलते हो ना, वो डिस्काउंटेड वैल्यू बेसिकली है P। इसी से निकलेगा, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। क्या वो प्रैक्टिकली सोच पा रहे हो आप? थोड़ा अटैच करना तो आपको रियली समझ में आएगा। दैट इज अ डिस्काउंटेड वैल्यू। क्लियर है? तो हम
बेसिकली अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए एग्जाम्पल अगर मैं जनरेट करूं तो ये है एग्जाम्पल, दिस इज दैट इज डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ बिल्स। क्या बोलते हैं? बिल्स बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। तो पूरा लिख लीजिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जितना भी मैं लिख रहा हूं मेरे साथ साथ लिखते जाना है ना, मैं कंप्लीट करने में मैं शीट हटाने वाला हूं क्योंकि डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ, ये एग्जांपल से प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है, ठीक है। और फ्यूचर वैल्यू का कोई एग्जांपल, वो तो डिपॉजिट है। आज अगर हम कोई बैंक में पैसा जमा करते तो उतने टर्म में हमको मिल जाता। तो फ्यूचर वैल्यू मतलब मैच्योरिटी वैल्यू। प्रैक्टिकली इसको क्या बोल सकते हैं? प्रैक्टिकली इसका एग्जांपल है, क्या लिख सकता हूं? मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ अ बैंक डिपॉजिट। मैं क्यों लिखा रहा हूं? ताकि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको अटैच कर सकें, इसको केवल कोर मैथ्स ना माने इसको, ये रियल यूज है आपका, ठीक है। तो क्या आप P का फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो? ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो अगर हम ऐसा बात करें तो P इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर n करेंगे, यस और नो? तो मैं एक काम करता हूं, A इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर n कर देता हूं। ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि दोनों फैक्टर अलग अलग दिखे, बस एक ही मतलब है ना। A डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई बोलो या इंटू करके 1 बाई ए कर लो, बात तो सही है ना। एक्चुअली में ये लिख लिया आपने। अब मैं आपसे पूछता हूं, इतना मैं सिखा चुका हूं शायद आपको, ये 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर n क्या है? सोचो, और कौन बताएगा? बताओ। हाँ सर बताइए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ 1 रुपीज, बिल्कुल ठीक है, बैठिए सर, बिल्कुल ठीक है। ये अगर 1 रुपए अमाउंट है तो इसका ये प्रिंसिपल है। कुछ समझ में आएगा? अब देखिए, कंपेयर कीजिए, 1 प्लस आई टू द पावर n क्या था? 1 रुपए अगर आप प्रिंसिपल जमा करोगे तो उतना अमाउंट मिलेगा, और 1 डिवाइडेड कर दिए तो अगर 1 रुपए अमाउंट है तो ये प्रेजेंट वैल्यू, ये डिस्काउंटेड वैल्यू है 1 रुपए बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, ऐसा समझ लो। 1 रुपए बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ये प्रेजेंट वैल्यू है, लेकिन आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो 1 लाख रुपए, तो मल्टीप्लाई कर दो 1 लाख से। कुछ समझ में आ रही बात? तो 1 प्लस आई टू द पावर n इज व्हाट? 1 प्लस आई टू द पावर n इज अ फ्यूचर वैल्यू, या 1 रुपए की अमाउंट है, और 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर n 1 रुपए अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू है। लिखते हैं, इन दिस केस हियर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर n इज P ऑफ A ऑफ ₹1। क्या ऐसे समझ में आएगा? ये एक P है, मतलब प्रेजेंट है किसका? A ऑफ ₹1। अगर अमाउंट 1 रुपए है तो ये आप कोई भी एक फिगर चेक करके देख लो, 1 रुपए से कम ही आएगा इसका आंसर। से 1 साल का 10% से निकालो तो ये क्या आ जाएगा? 1.1। तो डिवाइड करो तो 1 डिवाइडेड बाई 1.1 0.9090 आ रहा है। क्या मतलब निकला? अगर 1 साल के बाद 1 रुपए आपको मिलने वाला है तो आज की उसकी वैल्यू 90 पैसा है। समझ रहे बात को? ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये मैं सिंगल कैश फ्लो से समझा दिया क्योंकि हमको तो आता था, लेकिन मेरे को एन्युटी से समझाना है। अब एन्युटी का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे को एन्युटी का मतलब कई सारी अमाउंट सीरीज में है और उसकी आज की वैल्यू निकालना है, तो वो मेरे को एन्युटी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब समझना, बिफोर स्टार्टिंग दैट कॉन्सेप्ट, ये एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट से मैंने केवल एलोबरेट किया, कुछ नया नहीं बताया आपको। एग्जिस्टिंग जो आप जानते थे उससे एक सोचने की नई तरीका आपको बताया कि भाई ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। ट्रांसफर करके P इक्वल टू बता दिया, 1 प्लस आई टू द पावर n क्या है, और 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर n क्या है, ये बता दिया आपको। ठीक है, लिख लिया ना आप? अब देखिए, एक्चुअली में एन्युटी का मतलब क्या होता है? मैं एन्युटी को थोड़ा सा प्रेजेंट कर रहा हूं ना। ये देखिए, एक सिंगल अमाउंट है, मान लीजिए
5,000 की अमाउंट ले लेते हैं, 5,000 5,000 है ना। ये एन्युटी का प्रेजेंटेशन कर रहा हूं मैं थोड़ा आप ताकि विजुलाइज कर सकें। ये एन्युटी है 5,000, एज्यूम करके अमाउंट 5,000, ठीक है। ये बॉक्स बना देता हूं मैं, ये देखिए, ये ईयर 1 2 3 4 5, क्या ये एन्युटी है? बिल्कुल है, सेम अमाउंट विद सेम टाइम गैप, एन्युटी है। अब ये एन्युटी को थोड़ा समझना, एन्युटी तो है। अब एन्युटी का मतलब डिपॉजिट से मत लेना केवल, एन्युटी का मतलब मैं अगर सेम अमाउंट सेम टाइम गैप में जमा कर रहा हूं वो भी एन्युटी है, और सेम अमाउंट सेम टाइम गैप में मैं लोन का इंस्टॉलमेंट पटा रहा हूं वो भी एन्युटी है। जहां पर भी चाहे पेमेंट कर रहे हो चाहे पेमेंट आ रहा है, कहीं पर भी सेम अमाउंट और सेम टाइम गैप की सीरीज है, इसको बोलते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब होता है इनफ्लो भी है आउटफ्लो भी है, इनफ्लो हो आउटफ्लो और किसी भी पर्पज से हो, ठीक है। तो हमने जो अब तक सीखा है ना, डिपॉजिट से सीखा है, सही है ना। तो मैं उसी पे बात कर लेता हूं। अगर ये 5,000 रुपए एक रिकरिंग डिपॉजिट है, तो मैं क्या जानना चाहूंगा कि 5 साल के बाद कितना मिलेगा, मिलेगा। तो इस एन्युटी की क्या जानना चाह रहे हो? तो इफ, मैं ऊपर लिख रहा हूं, इफ दिस इज डिपॉजिट्स, अगर ये एन्युटी डिपॉजिट है तो क्या चाहता हूं मैं जानना, मेरे को क्या पता लगाना है मेरे को, इस एन्युटी का मैच्योरिटी अमाउंट। क्या पता लगाना है? मैच्योरिटी अमाउंट। मैच्योरिटी अमाउंट जानना चाहता हूं मैं, इसका मतलब मेरे को क्या पता लगाना है, इसका फ्यूचर वैल्यू। ये तो बना चुके हैं अपन, इतना इतना डिपॉजिट करेंगे तो मैच्योरिटी वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला भी पता है, ठीक है ना। अब ये इसको भूल जाइए। मान लो ये लोन की इंस्टॉलमेंट है, हर महीने में हर साल में 5,000 रुपए किसी का लोन का रिपेमेंट कर रहा हूं, ईएमआई या एनुअल पेमेंट कर रहा हूं। ईएमआई मतलब मंथली होता है, ये चलो एनुअल है। ये हर साल में 5,000 किसी लोन की इंस्टॉलमेंट पटा रहा हूं, तो ये 5 साल के बाद क्या निकलेगा? मेरे को फिर से सुनना, 5 साल के बाद कुछ नहीं निकलेगा, लोन पेमेंट हो जाएगा बस विथ इंटरेस्ट। लोन की अमाउंट अगर मैं जानना चाहता हूं, मैंने इंस्टॉलमेंट बताया आपको, लोन की अमाउंट जानना चाहता हूं, तो वो इस एन्युटी की फ्यूचर है कि प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है। क्यों? लोन पहले लेते हो फिर एन्युटी देते हो, सही है कि नहीं? पहले लोन लेते, क्या एन्युटी दे देने के बाद में लोन लेते हो क्या? नहीं, वो जो बड़ी रकम है इस एन्युटी के पहले बैठी है। इसका मतलब अगर इफ दिस इज व्हाट? इंस्टॉलमेंट ऑफ अ लोन। अगर ये लोन की इंस्टॉलमेंट है तो लोन कहां लिखा हुआ है मालूम है? लोन इसके प्रेजेंट में लिखा है, ये लोन की अमाउंट है। मतलब ये क्या निकलेगा, ये लोन कैसे निकालोगे? इसकी है प्रेजेंट वैल्यू, ये है फ्यूचर वैल्यू। समझ रहे बात को? क्यों? बहुत सीधी सी बात है। जब मैं लोन के क्वेश्चंस, लोन के बारे में सोचता हूं, तो मेरे को एक बड़ी रकम पहले मैं ले लेता हूं और फिर बैंक को धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट देता हूं। तो एन्युटी लोन के बाद में आ रही है, सही है कि नहीं? एन्युटी लोन के बाद में आ रही है, मतलब लोन के इंस्टॉलमेंट के लिए वो लोन क्या है? आज की वैल्यू। लोन आज ले लेते हो, मतलब एन्युटी के लिए अगर मैं लोन पता लगाना है तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। या उल्टा भी हो सकता है, क्वेश्चन में लोन दे देगा और बोलेगा एन्युटी निकालो, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूले से ही मैं इंस्टॉलमेंट निकालूंगा, यहां से यहां या यहां से यहां, जो भी निकालना है। इसको सोचना, नहीं समझ में आएगा तो फिर मेरे को आपको अल्टीमेटली आखिर में रटाना पड़ेगा कि लोन के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला, डिपॉजिट के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला, ठीक है। वो अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन क्लियर है पॉइंट? क्यों मैं बताना चाह रहा हूं आपको, लोन के क्वेश्चन में क्यों प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट यूज होगा? क्योंकि लोन प्रेजेंट में लेते हो और इंस्टॉलमेंट मतलब एन्युटी उसके बाद पेमेंट करते हो, जबकि डिपॉजिट में पहले जमा करते हो और बाद में बड़ी रकम मिलती है आपको, वो फ्यूचर है। एन्युटी का मैच्योरिटी फ्यूचर है और लोन जो है उस एन्युटी का प्रेजेंट है। समझ में आ रही बात? फॉर्मूले के बाद तो वैल्यू लगाना है, वो कोई बड़ा काम तो होगा ही नहीं ना, कॉन्सेप्ट में काम करना है मेन।
ठीक है, अब ये जितना भी समझ में आया आपको, इसको लिख लिया ना आपने, तो ये एक विजुअलाइजेशन हो गया आपके लिए। ठीक है, जैसे जैसे बनाओगे ना तो ये टेबल आपके काम आएगा सोचने में। अब आपको मेरे साथ क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, वो बेस क्वेश्चन बनवा रहा हूं मैं। मैं आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज से ही समझाता हूं ताकि आप प्रैक्टिकली सोच पाओगे, है ना। फिर से वैसे ही एक स्टेटमेंट बना रहा हूं, ईयर एंड। फ्यूचर के लिए समझाया था ना मैंने। ईयर एंड 1 2 3 4 5, और ये मेरा बिल्स है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख लेना आप, ताकि आप प्रैक्टिकली आप इस एग्जांपल को अटैच कर पाओगे। मेरे को एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है 40,000 का, विच इज पेबल 1 ईयर आफ्टर। एंड मतलब 1 ईयर आफ्टर। एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है और एक और 40,000 का, वो कितने साल बाद पेबल है? 2 साल। ऐसे मेरे पास 5 बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हैं मैंने क्या लिखा? ये 1 साल वाला बिल है, 2 साल, 3 साल, 4 साल। मतलब अगर मैं कहीं बैंक से डिस्काउंटिंग ना कराऊं तो 1 साल के बाद मेरे को कितना मिलेगा? 40,000। फिर 2 साल के बाद 40, ऐसा 3 साल 5 साल तक मिलेगा। अब पूरी चीजों को छोड़ दीजिए, पहले वाले 40,000 की आज की वैल्यू निकाल सकते हो अगर मैं रेट दे दूं तो आपको। तो मैं यहां पर दे देता हूं, सिंपल रेट ले लेते हैं 10% का। 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली लिख लीजिए ऊपर। तो इसकी डिस्काउंटेड वैल्यू के लिए थोड़ा याद है कि आपको पी निकालना पड़ता है ना। पी इज इक्वल टू, बताइए तो जरा, ए इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर एन। देखिए ये जो मैं एक्सरसाइज करा रहा हूं कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए करा रहा हूं, किसी को भी बहुत टफ लग रहा होगा तो ध्यान रखना, आखिरी में एक फॉर्मूला बस बताऊंगा, क्वेश्चन पूरे बन जाएंगे। लोड नहीं लेना, फ्री माइंड से सीखना। ठीक है, ये फॉर्मूला तो मैंने पहले ही वर्किंग करा दी आपको। तो ये क्या है बताइए तो? 40,000 की जो ये क्या चीज है, ये इसमें ए है कि क्या है? पी है, क्या है? ये ए है भैया। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि 1 साल के बाद मिलेगा और मेरे को आज का पैसा मतलब पी निकालना है। तो भैया ए तो पता है ना, केवल ये निकाल लो ना, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर एन। समझ रहे हैं? तो ये निकाल के क्या करूंगा फिर मैं? मल्टीप्लाई करके क्या निकल जाएगा? डिस्काउंटेड वैल्यू मतलब पी निकल जाएगा। तो चलिए निकालिए। देखिए मैं लिखता हूं ना, पहले वाले ऐसा लिखे होगे आपने, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 टू द पावर 1। 1 साल के बाद मतलब पावर 1, सही है ना? यहां क्या लिखोगे? 1 डिवाइडेड बाई 1.1 टू द पावर 2। कोई डाउट है तो रोक लेना मेरे को। ये 3 साल के बाद है तो पावर 3, एनुअल कंपाउंडिंग है ना। 1.1 टू द पावर 4, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 टू द पावर 5। अलग अलग इसकी वैल्यू निकाल लो ताकि मैं एलोबरेट कर पाऊं। पहला आ रहा होगा आपको 0.9091, 4 फिगर तक लीजिए, राउंड ऑफ कर दीजिए, थोड़ा बहुत फ्रैक्शनल डिफरेंस आएगा, है ना, उससे ज्यादा मत लेना। दूसरा आ रहा होगा का 0.8264 आ रहा है क्या? तीसरा आ रहा होगा पॉइंट्स, आप निकालना ना, उतारना मत यहां से। मेरे को तो पूरे फिगर ही याद हो गए हैं, मैं क्या निकालूंगा इसको। इट्स अ 0.6209। साथ साथ बनाना भाई पूरी चीजें ना, और आजू बाजू देख लेना कोई बना रहा है कि नहीं बना रहा है। निकल गया पांचों? थोड़ी इंटरप्रिटेशन सीखते हैं, क्या निकला?
बताइए तो 0.9091 क्या है? अगर एक साल के बाद 1 रुपए बिल्स ऑफ एक्सचेंज है तो आज की डिस्काउंटेड वैल्यू या आज की वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू 90 पैसा, 0.90 मतलब 90 पैसा। लेकिन वैल्यू है कितनी एक्चुअली? 40,000। तो क्या करना है? 40,000 इंटू दिस। कुछ समझ में आ रहा है? यहां क्या निकल जाएगा? पी निकल जाएगा। पी बोल लीजिए या प्रेजेंट आज की वैल्यू बोल लीजिए, पी निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? बट बिफोर दैट रुक जाओ। ये जो आपने निकाला इसका मैं शॉर्टकट बता देता हूं आपको। ये देखिए पहला वाला निकालो, एक बार सब निकाल लो, फिर भी निकालो मेरे साथ। 1 डिवाइडेड बाई 1.1 क्या होगा आपने? फिर इक्वल टू, देखो पहला वाला आंसर आ गया क्या? सबका आया है? देखो फिर से निकालना है, आ गया? फिर से इक्वल टू दबाओ तो देखो सेकेंड वाला आ गया। आया क्या? फिर से इक्वल टू दबाओ, देखो तीसरा आ गया, फिर चौथा, फिर पांचवा। मेरे को याद नहीं था, मैं ऐसे निकाल रहा था एक्चुअली में। समझ रहे हैं बात को? तो ये एक शॉर्टकट है। जब आपको ऐसा करना है तो आप इक्वल टू से सीरीज निकाल सकते हो। यहां तक पहुंच गए क्या आप? ठीक है भाई, कैसे निकालना है समझ में आ रहा है? और फिर से जो कैलकुलेटर में नहीं आ रहा होगा उनको उल्टा करना पड़ेगा। उनको 1.1 टाइप करना पड़ेगा, पहले 2 बार डिवाइड का बटन दबाना पड़ेगा, फिर 1 दबा के फिर इक्वल टू उनका आएगा, है ना? ये समझ में आ रहा है क्या? चलिए अब पी निकाल लेते हैं ना। और ये बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए 40,000 आप बार बार टाइप मत करना, पता है कि नहीं? 40,000 इंटू एक ही बार करना, 0.9091 इज इक्वल टू, तो ये आ गया आपका 36364, फिर 0.8264 इज इक्वल टू 40,000 टाइप तो नहीं कर रहे हो। जब तक ट्रिक्स को आप प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, यूज में नहीं लाएंगे, तो वो ट्रिक रह जाएगी, आपके कभी लाइफ में काम नहीं आएगी। उसको प्रैक्टिस में लाना है आपके। 0.7513 30052 0.6830 27320 0.6209, ये आ रहा है 24836। और टोटल करने के लिए जीटी से निकाल सकते हो। $1,51,628 यही आ रहा है ना? क्या आपने जीटी बटन का यूज किया? यूज नहीं करेंगे तो वो केवल मैजिक रह जाएगा आपकी। मैजिक कोई काम नहीं आता। टोटल निकाल लीजिए। अब थोड़ा इसको एनालाइज करते हैं, निकाला क्या हमने। अगर मेरे पास 5 बिल्स ऑफ एक्सचेंज है 40,000 के और एक साल के अंतर पे, तो बैंक को जब मैं पांचों बिल्स दूंगा तो पांचों की ऐसे वर्किंग करके बैंक मेरे को 1,51,628 का ऑफर देगी कि भाई आज इतना पैसा हम आपको देंगे। और इसे बैंक कमाएगी कितना? टोटल मिलाकर 2 लाख का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, मानते हैं कि नहीं? और मेरे को दे कितना रही बैंक? तो बाकी का जो डिफरेंस है वो क्या है भैया? 48,372 इज अ डिस्काउंट बोल सकते हैं ना, ये डिस्काउंट। इसको इंटरेस्ट बोलना तो ठीक नहीं, इट विल मेक कॉल्ड डिस्काउंट। मेरे लिए एक्सपेंडिचर और बैंक के लिए इनकम। ये हो गया इंटरप्रिटेशन। हम केवल बना नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं। प्योर मैथ्स में और मैथ्स विद कॉमर्स में ये फर्क है। कॉमर्स स्टूडेंट जो मैथ्स सीखता है ना, उसको कॉमर्स में अप्लाई करके पैसे निकालता है वहां से। और मैथमेटिशियन जो होता है ना, केवल मैथ्स बनाते रह जाता है, पन्ने भरते रह जाता है, उसे निकलता कुछ नहीं उससे। ये ध्यान रखना। हम 2 भी मैथ्स सीखेंगे ना तो 2 मैथ्स से ना करोड़ों रुपए निकाल लेंगे कहीं से भी। ये समझ में आ रही बात? ठीक है। और एक और मैंने जो बताया था वो भी देख लेते हैं। इनका टोटल अगर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आ रहा है क्या, देख लो तो जरा। ये तो बेसिक्स हैं, है ना? तो एक बार टोटल निकाल लेते। 0.9091 प्लस 0.8264 प्लस 0.7513 प्लस 0.6830 प्लस 0.6209। मेरे कैलकुलेटर में आ रहा है ये 3.790
40,907। अगर ये फिगर सीधे तौर पर हम निकाल लें तो 40,000 से मल्टीप्लाई करके ये डायरेक्ट भी आ जाएगा। कैसे निकाला इसको देखो, 40,000 इंटू 3.7907, ये ऐसा भी निकल सकता है। देखिए आ रहा है कि नहीं? ठीक है। फाइनली इसमें एन्यूटी क्या है बता दो अब। व्हाट इज एन्यूटी इन दिस सिनेरियो? 40,000 इज अ एन्यूटी एंड 151,628 क्या है? उस एन्यूटी का आज का वैल्यू, उसको आप डिस्काउंटेड वैल्यू भी बोलते हो, आप प्रेजेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं उसको। समझ रहे हैं? उस एन्यूटी की है प्रेजेंट वैल्यू। कंप्लीट कर ली वर्किंग? क्लरिकल जॉब से बाहर निकलो जल्दी, फिर मेरे को कुछ बात करनी है आपसे, है ना? क्लर्क मत बने रह जाना। कैलकुलेशन इज अ क्लरिकल जॉब। ये आज आप इसलिए सीख रहे हो क्योंकि जिंदगी में ये काम आपको नहीं करना है, आपको करवाना है लोगों से। ठीक है ना? पहुंच गए क्या यहां तक? हाँ जी। अब एक बार थोड़ा सा मेरे साथ बना लो। ये निकालना सिखाया था ना मैंने आपको। तो देखिए इस पूरे क्वेश्चन को 1 डिवाइडेड बाई 1.1 करो तो जरा। कर दिए क्या? इक्वल टू पहला आ गया होगा, फिर इक्वल टू दूसरा आएगा, देखो जरा, तीसरा, चौथा, पांचों निकाल लो। निकाल लिए? जीटी का बटन दबाओ, इंटू 40,000 कर दो, आगे ना आंसर। आया क्या? एक्चुअली में क्या कर रहे हो, जब आप शुरू से ही इसको जीटी पे प्लान लेकर आप निकाल सकते थे। आया क्या आंसर? कितने लोग का आया? काफी लोग का आ गया, वेरी गुड। तो जीटी का यूज फिर से बता रहा हूं मैं, ये जीटी काफी काम का बटन है, बोर होते रहते बेचारा, आप यूज नहीं करते, खरीद के लाते कैलकुलेटर। हम ना कॉमर्स स्टूडेंट हैं, चीजों को बेहतर यूटिलाइज करना जानते हैं अपन, ध्यान रखना, कॉस्ट में मास्टर होते हैं अपन। अब इतना बड़ा कैलकुलेटर लेके आए, उसके 2-3 बटन यूज ही नहीं करते, तो फिर क्या फायदा हुआ? क्लास ज्वाइन के टीचर्स का यूज ही नहीं कर रहे, क्या फायदा हुआ? रिसोर्स यूटिलाइजेशन में इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोई जवाब नहीं पूरे वर्ल्ड में, ध्यान रखना, वो बन रहे हो आप। पूरे वर्ल्ड में कोई जवाब नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में अगर सीए बनने के बाद अप्लाई करोगे ना, तो ऑस्ट्रेलिया के सीए को बाद में जॉब मिलेगा, आपको पहले मिल जाएगा। उनको भी पता है हमारे यहाँ के प्रोडक्ट में दम नहीं है। यूरोप में जाकर कई कंट्रीज में आप डालोगे ना, आपका रिज्यूम उस कंट्री के सीए से पहले प्रिविलेज मिल जाएगा आपको। उनको भी पता है कि हम जो फाइनल तक पढ़ाते हैं, लोग इंटर में पढ़ के खत्म करते हैं। ठीक है? क्या ये निकाले? जीटी यूज कर पा रहे हैं? ठीक है। फॉर्मूला लिखिए आप। अब ये पूरी प्रोसेस केवल समझाने के लिए थी। जिनको तक समझ में नहीं आया होगा, टेंशन होगा, कोई टेंशन फाउंडेशन तक लेने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी इज इक्वल टू, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्यूटी इन ब्रैकेट 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहां तक तो सुना हुआ सा लगता है, सही है ना? डिवाइडेड बाई आई, अभी भी सुना हुआ है, सही है कि नहीं? बस एक ही एक्स्ट्रा करना है, ब्रैकेट में 1 प्लस आई टू द पावर n और लिख देना। हो गया फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू का। इस फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे तो ये सीधा 151 जो आपने इतनी मेहनत से निकाला निकल आएगा। कैसे? चेक करते हैं। एन्यूटी में कितना लिखूं बताओ? 40,000 इन ब्रैकेट 1.1 टू द पावर कितने टर्म का है? 5 टू द पावर 5, एनुअल कन्वर्टिंग है ना, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.1 इन ब्रैकेट 1.1 टू द पावर 5। सॉल्व तो कर ही लोगे मेरे ख्याल से। देखो आ रहा है क्या आंसर? ये कितना है? किसी का निकला क्या ये वाला फिगर? $3.7907 कुछ आ रहा होगा ना। मैं थोड़ा आगे तक इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आप टैली कर सके, बस, है ना? कोई 4 फिगर तक भी चलता है। ये आ रहा है क्या? देखो, बस उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई। देखो आया क्या आंसर? 1,51,631.47। थोड़ा फ्रैक्शनल डिफरेंस आ रहा होगा क्योंकि हमने बहुत सारे फिगर ले लिए हैं। 628, 2-3 रुपए का फर्क आ रहा है ना,
वो केवल हमने इसको आप 4 फिगर तक लेंगे तो थोड़ा और एक्यूरेट आ जाएगा। फ्रैक्शनल डिफरेंस उसका लोड मत लेना। आ रहा है आंसर आपका? कैलकुलेट करना आ गया सबको? सबको निकालना, मैं वेट कर रहा हूं, नहीं तो पता लगा ये वर्किंग नहीं आ रही है। पावर 5 निकालना आता है, उसमें 1 माइनस कीजिए, नीचे में फिगर ये 1.5 को 0.1 से डिवाइड कर दीजिए और 40,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस 2 ही फॉर्मूले हैं। फ्यूचर वैल्यू का कल सीखे थे, प्रेजेंट वैल्यू को आज सीखेंगे, और कुछ नहीं बचा इसमें, बस अब थोड़ी प्रैक्टिस बची। अब हर प्रैक्टिस के बाद आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और स्पीड बढ़ती जाएगी आपकी। मैं वेट कर रहा हूं, आप सबको निकालना है ना, निकल गया मानना नहीं। आप इतना भी ले सकते हैं 3.79, कितना लिए थे यहां पर अपन? 3.7907, 3.7907, तो फिर एग्जैक्ट आ जाएगा ना, मतलब कहीं कंफ्यूजन ना हो करके मैं ऐसा बता रहा हूं। 628 सब निकाल ली क्या आंसर? किसी का नहीं आया होगा आंसर, बताइए। एनीवन? आगे इधर सबका सर, कितने लोग का आ गया आंसर? पक्का? फॉर्मूला समझ में आ रहा है? फॉर्मूले का यूज समझ में आ रहा है? ठीक है। अब एक छोटी सी ट्रिक और बताता हूं मैं आपको, है ना, कई जगह यूज हो सकती है वो। जब इस टाइप का कैलकुलेशन रहता है ना, तो कभी भी ना ऊपर वाला फिगर कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, पहले नीचे वाला करना चाहिए। समझ रहे हैं? क्योंकि ये नीचे वाला फिगर आप अगर बाद में कैलकुलेट करोगे तो फिर ऊपर वाला फिगर लिखना पड़ेगा आपको, है ना, जरूरत नहीं है। देखिए, आपके कैलकुलेटर में एक बटन होगा एम मेमोरी, एम प्लस, एम माइनस और MRC, उसका यूज बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। पहले नीचे वाला फिगर कैलकुलेट तो कर ही लेंगे अपन, है ना। ये देखिए, आपको क्या करना है, नीचे वाला फिगर कैलकुलेट 1.1 इंटू 2 3 4 5 इंटू 0.1, सही है क्या? ये जो भी फिगर आया ना, इसको M प्लस में डाल दीजिए, M प्लस का बटन दबा दीजिए। M प्लस का मतलब समझ लो, M प्लस का मतलब इट्स अ सेपरेट मेमोरी एरिया। जैसे GT एक मेमोरी एरिया, इसमें एक और मेमोरी होती है। M प्लस मतलब मेमोरी, प्लस में डाल दिया आपने, तो वो एक मेमोरी एरिया में सेव हो गया। क्यों सेव किया अभी आपने? क्योंकि इसकी जरूरत आपको ऊपर का कैलकुलेशन के बाद पड़ेगी, तो उसको हम रिकॉल कर लेंगे। कैसे? MR से। MRC जो है ना, उसको बटन दबाएंगे, फिगर तुरंत रिकॉल हो जाता है, वापस आ जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये निकाल के M प्लस दबा दिया आपने, तो ये सेव हो गया। फिर से करते हैं एक बार, है ना। पहले आप इसको कैलकुलेटर को ऑन कर लो एक ही बार। उसमें देखिए, जब आप ऑन कर रहे हो तो कैलकुलेटर के स्क्रीन में कहीं M लिखा हुआ है क्या? देखो जरा, कई लोग के कैलकुलेटर में रहता है, वो पुराने मेमोरी पड़ी हुई, इसको पहले क्लोज करो। क्लोज कैसे करना है? जो बटन आपका MRC है ना, MR स्टैंड फॉर मेमोरी रिकॉल और MC रिकॉल फॉर मेमोरी क्लोज, तो 2 बार MRC का बटन दबाएंगे तो वो क्लोज हो जाएगी। पहले उसको क्लोज कर दो भैया। अब देखिए, स्क्रीन क्लियर है आपकी पूरी, मतलब पुरानी कोई मेमोरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं। नीचे वाला फिगर निकालो, 1.1 इंटू 2 3 4 5 इंटू 0.1 और मेमोरी में डाल दो। 0.161051 आ गया होगा और M लिखा गया होगा। इसका मतलब ये फिगर अब सेपरेट मेमोरी में चला गया। अभी कुछ नहीं करना, सीधा ऊपर वाला कैलकुलेट करना, ऑन मत करना, सीधा ऊपर वाला कैलकुलेट करेंगे। 1.1 इंटू 2 3 4 5 -1। अब ये -1 जो भी आया है उसमें क्या करना है आपको? डिवाइड। तो डिवाइड का बटन दबा दो ना। डिवाइड का बटन दबाया आपने? डिवाइड किससे करना है? पुराना जो फिगर है तो MRC दबाओ, आ जाएगा वापस। आ गया क्या? ये आ गया आंसर 3.79। दिख रहा है आपको पॉइंट? बस आप यहां पर जो है ना, नीचे का फिगर आपको टाइप करने के बजाय वो रिकॉल करो, तो लिखने का टाइम बचेगा, मिस्टेक नहीं होगी और फास्ट होगा आपका। और ये यहां नहीं, मेमोरी कई जगह यूज होता है। बैलेंस शीट बना सकते हो मेमोरी के बटन से आप, M- यूज करके। कितने लोग का आ गया? हाँ, काफी लोग का आ गया। समझ में आ रही बात? तो मेमोरी उस फिगर को सेव करती है और रिकॉल उस फिगर को बुला लेता है जब नीड है। फिर से बता दूं क्या एक बार?
ये देखिए, पहले मेमोरी क्लोज कर देते हैं। देखिए मैं धीरे धीरे बना देता हूं। 1.1 इंटू 2 3 4 5 इंटू 0.1 मेमोरी में डाल दीजिए। मैं इक्वल टू बार बार नहीं टाइप करता, मेमोरी में डालने से इक्वल टू अपने आप हो जाता है, क्योंकि m प्लस का नीचे इक्वल टू भी तो है ना, वो इक्वल टू का बटन इंप्लाइड है उसमें। m प्लस के नीचे इक्वल टू है कि नहीं, इंप्लाइड है, क्यों बार बार इसको ही करो फिर उसको यूज करो। उसके बाद अब ऊपर का फिगर 1.1 इंटू 2 3 4 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या, मेमोरी रिकॉल MR, ये आ गया आंसर 3.79। और अभी तो मैं इक्वल टू दबाया हूं आपको दिखाने के लिए, मैं इक्वल टू अभी भी नहीं टाइप करता, मैं मेमोरी रिकॉल करने बाद इंटू 40,000 कर देता सीधा, वो तो आपको शो करना था इसलिए कर रहा हूं, नहीं तो होना ऐसा चाहिए। देखिए होना ऐसा चाहिए, फिर से कर रहे हैं। अब कैसा होना चाहिए फाइनली एग्जाम में, 1.1 इंटू 2 3 4 5 इंटू 0.1 मेमोरी, देन 1.1 इंटू 2 3 4 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल इंटू 40,000, ये सीधा आंसर आना चाहिए। 10 सेकेंड 15 सेकेंड का है। हाँ m माइनस, कोई जरूरत नहीं है, महंगा होगा कैलकुलेटर आपका। अब रिसर्च करना पड़ेगा, आपके कैलकुलेटर के अंदर इंजीनियरिंग देखना पड़ेगा। कर लेंगे अपन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हर काम कर सकते हैं। आपके पास कोई सीए बनने के बाद कोई ये आएगा ना, बोले ये भी आएगा ना कि सर मेरी आंख में प्रॉब्लम है सर, आप कुछ कंसल्टेंसी दे देंगे, ठीक है बोलना, कोई इशू नहीं है, सब कर सकते हैं हम। एक डॉक्टर को हायर तो करना है, बैलेंस शीट ही तो बनाना है कि डॉक्टर हायर विजिटिंग फीस कितनी ले और हम कितनी चार्ज करें, डिफरेंस इज आवर प्रॉफिट। जितने बड़े हॉस्पिटल है ना, कोई भी डॉक्टर्स के नहीं है, कोई भी डॉक्टर के नहीं है। हॉस्पिटल खोलने के लिए डॉक्टर बनना जरूरी, कौन कहां लिखा है, आप बन सकते हो हॉस्पिटल के मालिक। और आपको यह भी पता रहेगा कि हॉस्पिटल खोलने से इनकम टैक्स में कहां बेनिफिट है और फाइनेंस कहां से होगा, ये आपको पता है, डॉक्टर को नहीं पता। निकाल लिए क्या, मेमोरी का यूज समझ में आ रहा है। ये अब एक पॉइंट आया तो मैंने बता दिया, इसका यूज कई जगह है। मैं अगर मेमोरी माइनस बताऊं ना तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। कई जगह ऐसी होती है कि हमको कोई फिगर कैलकुलेट करके सुनेंगे तो पाएंगे, नहीं तो नहीं कुछ मिलेगा ना। आप कैलकुलेट करके कोई फिगर निकाल रहे हैं और दूसरा फिगर निकालकर उसमें मेरे को माइनस करना है ना, तो मेमोरी माइनस में डालते जाइए, तो प्लस वाला एक साइड डालते जाइए, माइनस वाला माइनस डालते। जब आप रिकॉल करेंगे ना तो प्लस वाले फिगर को टोटल करके माइनस वाले फिगर को टोटल करके आपस में डिडक्ट करके फाइनल नेट फिगर देगा, जैसे नेट प्रॉफिट निकालते हो आप। समझ रहे हैं, वो पूरा माइनस करके फाइनल रिजल्ट देगा। मतलब अगर मैं किसी एमसीक्यूज टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया, मेरे को केवल नेट प्रॉफिट निकालना है, तो जितना क्रेडिट साइड है ना आपके पीएनएल अकाउंट का, उसको मेमोरी प्लस में डालते जाओ और डेबिट साइड को मेमोरी माइनस में डालते जाओ, और आखिरी में पूरी वर्किंग के बाद एमआर दबाओगे, नेट प्रॉफिट निकलेगा डायरेक्ट। कुछ समझ में आ रही बात। और अगर बैलेंस शीट बना रहे हो, चेकिंग करना है, तो जितना एसेट साइड है उसको मेमोरी में डालते जाओ, लायबिलिटी साइड को मेमोरी माइनस में डालते जाओ, और जब सही बनाओगे और एमआर दबाओगे तो आएगा जीरो। जीरो आ गया मतलब सही है। अगर कंपनसेटरी एरर नहीं है तो, कंपनसेटरी एरर भी एक चीज होती है ना, समझ रहे बात को, यू कैन चेक। हमारे हाथ में कंप्यूटर है, हम कैलकुलेटर समझ रहे थे। केवल एक बिजनेस कैलकुलेटर अगर एक सीए के हाथ में है ना, वो कभी भूखा नहीं मरेगा। केवल बस ये चाहिए 100 रुपए का बस ये चाहिए, बहुत है, खूब है, खर्चा नहीं कर पाओगे इतना पैसा। 4 लोगों को मदद करके बढ़ोगे आगे, समझ रहे, इतना ही है। लेकिन ना रटना नहीं है, समझना है। और समझ नहीं आता तो समझने का प्रयास करना है, छोड़ना नहीं। कैसे नहीं आएगा समझ, आएगा ही, पक्का है। और हमको तो कुछ समझ में नहीं आता, हाथ बांध के बैठ जाओगे तो नहीं आएगा, ठीक है। आज की एक न्यूज बताता हूं आपको मैं। एक जन अभी सीए बना है, आपने सुना होगा शायद, जो रोड साइड में समोसे बेचता था।
सुने हो? रोड साइड में समोसे बेचता था वो, और वो अपनी तैयारी करता था, टाइम जितना मिलता था 3-4 अटेम्प्ट, जो भी अटेम्प्ट लगा होगा वो सीए बन गया, तैयारी करके सीए पूरा बन गया, फाउंडेशन पास हुआ, नहीं बोल रहा हूं मैं। ये कितने लोग सुने थे न्यूज? ठीक है, कहां की न्यूज है बताइए, किसी को आइडिया है? रायपुर की है कि बाहर, कहां की? रायपुर की शायद नहीं है ना। मैं आपको रायपुर की न्यूज बताता हूं, मैं रायपुर की न्यूज बताता हूं, आज की नहीं पहले की है। आपने कभी गुपचुप खाया है? गुपचुप खाया है? गुपचुप में एक ठेले में वो है ना, गंदा सा पानी रहता है, और और उसमें हाथ डुबा डुबा के देते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है ना? आप लोग तो खाए छोगे, हल्ला मत करो, आप लोग भी वैसे ही हो, सब एक जैसे ही है। मैं अपने यहां के स्टूडेंट की बात कर रहा हूं आपको, वो क्या लगता है कहीं ऐसा हुआ, मैं यहां की बात बता रहा हूं आपको। तो कभी गुपचुप वाले को देखे हो आपने? गुपचुप खिलाता है अपन को, हाँ भैया कितने का, डुबा डुबा गुपचुप खिलाता है। वो वाला स्टूडेंट सीए बना, रायपुर में है वो वाला स्टूडेंट। वो शाम को 5 बजे से 8 बजे तक गुपचुप का ठेला लगाता था प्रॉपरली रोड साइड में। और सीए बनने के बाद जब उसका रिजल्ट आ गया तो मैं मिला उससे, तो उस समय भी वो गुपचुप ही खिला रहा था लोगों को। उसको मैं बताया भाई तू सीए बन गया। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब अगर किसी को ये लगता होगा ना मेरे पास साधन नहीं है या मेरे पास ये प्रॉब्लम है, तो ये तो मैं आपको एग्जांपल यहां का बता रहा हूं। टेलर के लड़के, झाड़ू पोछा करने वाली बाई के बच्चे सीए बने, एग्जांपल हमारे पास है। तो किसी को ये लगता होगा ना साधन नहीं है, तो ना ये एग्जांपल लेने मेरे पास आ जाना, मैं मिलवा दूंगा उनसे, आपको समझ में आ जाएगी बात, ठीक है ना? और मैं सीए फाउंडेशन पास करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो एग्जांपल दे रहा हूं जो सीए बन गए। 3-4 बैच के पहले आपने शायद सुना होगा, अपने एक बच्चा था जिसको दिखता नहीं था, बिल्कुल नहीं दिखता था ना, प्रॉपर ब्लाइंड, यहीं बैठता था वो, ठीक है? सीए इंटर बोथ ग्रुप निकाल, नहीं एक एक करके सीए इंटर निकाल दिया, फाउंडेशन भी निकाली, इंटर भी निकाल दिया, अभी फाइनल में है पता नहीं, अभी मेरे को जानकारी नहीं है। इंटर निकाला, मैं हम लोगों को समझ में नहीं आता था वो समझता कैसे, हम लोग केवल बोलते थे उसको दिखता तो नहीं होगा ना, सोचो ना बात को, फील करके देखना। प्राचुर्य, वो किसी दिन आएगा तो आपको मिलवाऊंगा मैं उससे। उसको दिखता नहीं था, मैं उससे कई बार पूछता था यार समझ में कैसे आता है, बोले सर आप बोलते हो ना तो उसे मैं सोच लेता हूं। और इंटेलिजेंट नहीं था ना, एवरेज अबो एवरेज स्टूडेंट था, एक इंटेलिजेंसी ऐसा नहीं है, वो मेहनत करता था। आप बात समझना, जिन अगर किसी को भी लगता होगा ना भगवान ने आपको देखने के लिए आंख दी है, बेच दिया है, आप यहां पर आए हो पढ़ने, आपको क्या लगता है सबको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है? नहीं मिलती। कई लोग आपसे ज्यादा धुरंधर बैठे हैं कहीं पर, उनको भेजा नहीं गया, नहीं नहीं तुमको यहीं पढ़ना है, अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको ग्रैब, पकड़ लो, लपक लो उसको, छोड़ना मत, समझ रहे हैं ना? इसको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़े, मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको। तो अब मैं सीधा एक लोन का क्वेश्चन कराता हूं आपको, क्योंकि आज मैंने बोला था आपको लोन कैलकुलेशन, ईएमआई कैलकुलेशन सिखाऊंगा आपको रियल, ठीक है? ईएमआई निकाले, ईएमआई सुने थे ना? चलिए, काय के लिए लोन लें? होम लोन लेते हैं, घर बनाने के लिए लोन लेते हैं, और ईएमआई निकालते हैं कि भाई कितना लोन, हम कितना इंस्टॉलमेंट मंथली बनेगी जिससे कि ये पैसा हो जाएगा। लिखिए, मिस्टर एक्स वांट टू परचेज अ हाउस, मिस्टर एक्स वांट टू परचेज अ हाउस ऑफ रुपीज, पहला घर बना रहा है, कितने का बनवाना है? 50 लाख का कर ले, रुपीज 50 लाख। मिस्टर एक्स वांट टू परचेज अ हाउस ऑफ रुपीज 50 लाख। बाई टेकिंग अ लोन,
होम लोन लिख दीजिए, बाय टेकिंग अ होम लोन, फुल स्टॉप। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन होम लोन, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन होम लोन कुछ आइडिया कितना दिलवा देंगे? मैं अपना होम लोन शिफ्ट कर देता हूं। कौन सी बैंक? 6.25 में पक्का ना? क्लास का मैं मिलूंगा आपसे। ईयरली बता रहे, मंथली बता रहे? होम लोन का रेट है मिनिमम से मिनिमम 8.5%, ठीक है, और एवरेज 9% के अराउंड, ठीक है। तो अपन 9 ले लेते हैं, नहीं तो फ्रैक्शन में अटक जाओगे आप। तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन होम लोन ऑफ एसबीआई, थोड़ा रियल क्वेश्चन लगना चाहिए ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसलिए लिखवा रहा हूं मैं, ऑफ एसबीआई इज 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। मैं मंथली कंपाउंडिंग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं मंथली इंस्टॉलमेंट जानना चाह रहा हूं आपसे। ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, 50 लाख 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली फॉर कितने साल का होम लोन लेना है? कितने साल का मैक्सिमम मिलता है? 20 साल मैक्सिमम मिलता है। कुछ बैंक में 25 भी होता है, लेकिन अपन 20 साल ले लेते हैं फॉर 20 ईयर्स। मैं ज्यादा साल क्यों ले रहा हूं मालूम? ताकि ईएमआई मेरी छोटी आए, मैं आसानी से पेमेंट कर सकूं। फॉर 20 ईयर्स कैलकुलेट ईएमआई, कैलकुलेट ईएमआई। ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। मतलब यह हुआ कि आप हर महीने एक जैसी अमाउंट देंगे और आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों फिनिश हो जाएगा। अब मेरे को बताइए 50 लाख रुपए ईएमआई क्या है यहां पर? एन्युटी। ये समझ में आ रहा है? हर महीने एक ही अमाउंट आप दे रहे, तो ये क्या है? एन्युटी। और ये 50 लाख उस एन्युटी का फ्यूचर है कि प्रेजेंट है? हाँ जी, प्रेजेंट है। पहले मैं लोन लूंगा, फिर किस्त पटाऊंगा ना, कि पहले किस्त पटा दूंगा 20 साल, उसके बाद घर लेने जाऊंगा। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? प्रेजेंट। क्वेश्चन खत्म हो गया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी। और निकालना क्या है इसमें मालूम है आपको? एन्युटी इन ब्रैकेट 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई 1 प्लस आई टू द पावर एन। प्रेजेंट वैल्यू मतलब 50 लाख आज की वैल्यू हो गई। एन्युटी मेरे को निकालना है, मतलब ये ईएमआई एक प्रकार से, एन्युटी मतलब ईएमआई यहां इस क्वेश्चन के हिसाब से। और ये हो गया 1 पॉइंट। अब ये बताइए भैया आप कितना लिखूं? 0.1। हाँ जी मैडम, कितना मैडम? आई कितना लेना है? $0.075, बिल्कुल 0.075। मैडम आई भी नहीं निकाल पा रहे हो, दिक्कत वाली बात है ना? आई क्या है यार? एक साल का रेट 9%, मंथली कंपाउंड मतलब मंथ का रेट लेना है। एक साल का 9% है, तो बताइए एक महीने का कितना? उसके बाद 100 से डिवाइड कर दो। शुरू से एक ही काम कर रहे हैं। कौन से रास्ते से पहुंचते हो आप? मैं नहीं समझ पा रहा हूं। रास्ता एक ही है। ये निकाल पाएगा सब? 0.0075 पक्का है ना? टू दी पावर बताइए मैडम, आप ही बताएंगे। टू दी पावर 40, वेरी गुड। हाँ जी, इंटू इंटू कहानी नहीं चाहिए। हाँ हाँ, 240, क्योंकि एक साल में 12 बार कंपाउंडिंग होगी, तो 20 साल में 12 इंटू 20 मतलब 240। ये निकाल पा रहे हैं कि नहीं? पावर 240 निकाल लोगे? 3 तक जाना, फिर 6 में जाना, फिर 12 में जाना, फिर 24 में जाना, फिर 10 तक चले जाना। बड़ा काम नहीं है। -1 डिवाइडेड बाई, मैं इसका फैक्टर निकाल के दे दूंगा आपको, 0.0075, 1.0075 टू द पावर 240। मैंने आपको 1.0075
टू द पावर 240 निकाल के दे देता हूं, 0.0075, 2 3 6 12 24 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6.00915 तक ले लीजिए, इतना ले लीजिए। सब यही लेके बनाना ताकि एक जैसा आंसर आ जाए, है ना, लेकिन ये निकालना आना चाहिए आपको। ये मैंने निकाल के अलग से दिखा दिया ताकि दिक्कत ना हो, सॉल्व कर लीजिए। 50 लाख इज इक्वल टू एन्यूटी, ये हो जाएगा 6.00915 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.0075 इंटू 6.00915। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले नीचे को सॉल्व। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू। कर लेते हैं 0.0075 इंटू 6.00915 मेमोरी में डाल देते हैं, फिर 5.00915 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू, उसके बाद ये ऐसा आएगा 50 लाख इज इक्वल टू एन्यूटी इंटू 111.14494 समथिंग आ रहा होगा, तो इसको मैं डिवाइड इज इक्वल टू 50 लाख इक्वल टू कर देता हूं ना, तो एन्यूटी इज इक्वल टू कितना आ रहा है 44,986.30 लिख देते हैं, ठीक है। अगर आप हर महीने अगर आप 44,986 की इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर सकते हैं कंफर्टेबली, तो बकायदा 50 लाख का घर बना लीजिए। और अगर आपको लगता है यार मैं तो 30,000 ही दे सकता हूं, इससे ज्यादा तो मैं नहीं बचा पाऊंगा, तो फिर रिवर्स कैलकुलेशन कीजिए, 30,000 को एन्यूटी में डाल दो, यहां तक पहुंच गए ना, 30,000 को एन्यूटी में डाल दो और देखो लोन कितना ले सकता हूं। मेरे लोन पेइंग कैपेसिटी निकालना है, तो जितना पैसा आप अलग कर सकते हो उतना उसमें एन्यूटी में डाल दो, तो आपका क्या निकल आएगा फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू, मतलब लोन निकल जाएगा। तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि मेरी लोन रिपेइंग कैपेसिटी क्या है। तो जब हम कितने रुपए का प्रॉपर्टी बनाएं या कितने रुपए का घर खरीदें या कितना करें, इसकी कैलकुलेशन की फ्यूचर प्लानिंग का ये तरीका है। भाई आपकी कोई ना कोई इनकम होगी, उसमें घर खर्च होगा, उसमें कितना आप कंफर्टेबली सेव कर पाएंगे, वही ईएमआई दे सकते, उससे ज्यादा तो दे नहीं सकते, और उसमें कुछ आप कंटिजेंसी के लिए अलग रख दीजिए और वो अमाउंट निकालकर एन्यूटी में डाल दो, तो क्या निकल जाएगा लोन की अमाउंट। तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि कितने का हम घर बना सकते हैं। अब अगर मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, मैंने लोन ले लिया, घर बना लिया और पता लगा 50,000 मेरी सैलरी है, मैं तो फंस जाऊंगा, घर खरीदूंगा 3 महीने में बेचने की नौबत आ जाएगी, फायदा क्या हुआ। फ्यूचर एंड फाइनेंशियल प्लानिंग निकाल पाएगा सब पक्का। तो यह है ईएमआई कैलकुलेशन, कभी भी कर सकता है। 20 साल का कर लिए तो बाकी लोन तो छोटे होते हैं कार लोन 5 साल का मिलता है, बाकी लोन कम ईयर्स के 7 साल, बिजनेस लोन 7-8 साल के मिलते हैं। सबसे ज्यादा लंबा जो लोन मिलता है वो होम लोन। जब वो निकाल लिए, सब निकाल लोगे आप। एक फॉर्मूला और बता देता हूं आपको मैं। अभी आपने क्या सीखा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर, अब एक बच गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी इमीडिएट। क्या करना है देखिए, अगर मेरे को प्रेजेंट लिखा है खैर शीट में, फिर भी लिख प्रेजेंट वैल्यू किसका निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी इमीडिएट, या और क्या बोलते हैं ड्यू। तो इज इक्वल टू एन्यूटी लेना है इन ब्रैकेट
1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई 1 प्लस आई टू द पावर n। यहां तक तो पता है ना हमको, सही है ना। बस आपको ये जो ऊपर n है ना, इस n में -1 करना है, n -1। मतलब n अगर मान लो आपका 24 आ रहा है तो 23 लेना है, n 20 आ रहा है तो 19 लेना है, 1 माइनस। ये मेन 1 तो है ही, बस n में एक कम कर लेना, -1। और क्या करना, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद प्लस n न्यू टी। जो n न्यू टी यहां मल्टीप्लाई करोगे, एक n न्यू टी यहां पर जोड़ना है। दिस इज व्हाट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी इमीडिएट। और एन्यूटी इमीडिएट का मतलब आप जानते ही हैं, इमीडिएट का मतलब होता है अगर आप लोन के इंस्टॉलमेंट अभी से पटाना शुरू कर दोगे, अभी आज से, तो फिर ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। जनरली अगर कभी आपका मौका लगा होगा तो जितने ऑटो लोन होते हैं ना, कार लोन वगैरह होते हैं ना, उसमें जैसे ही फाइनेंस होता है ना, तो पहली इंस्टॉलमेंट वो फाइनेंस कंपनी डे 1 पर काट लेती है। उन लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। जो भी इंस्टॉलमेंट है वो पहले, मतलब पहली इंस्टॉलमेंट काट के ही लोन देती है आपको, समझ रहे हो आप। तो नेचुरल में लोन भी जल्दी रिपे होगा, तो उसमें एक टर्म कम हो गया ना जी। एक टर्म तो तुरंत दे दिया आपने, उसमें ब्याज थोड़ी लगेगा। पहली इंस्टॉलमेंट अगर मैं तुरंत दे रहा हूं तो वो तुरंत वाले पैसे में थोड़ी इंटरेस्ट लेंगे, वो तो जीरो पीरियड में जीरो में दे दिया मैंने, इसलिए -1 किया जा रहा है। और क्योंकि मैंने एन्यूटी दिया है इसलिए उसको प्लेन अमाउंट को प्लस किया जा रहा है। इसका लॉजिक ये है। फॉर्मूला समझ में आ रहा है, ठीक है। शीट निकालिए आपको जो मैंने दिया है। बेसिकली हम कॉन्सेप्चुअली कंप्लीट कर चुके हैं इसको, बट प्रैक्टिस करके थोड़ा हमको एग्जाम ओरिएंटेड और होना है अभी। देखिए शीट में जो सेकंड पेज है, जो उसमें ऐसा एक टेबल बना हुआ दिख रहा है आपको, प्रैक्टिस ऑफ कैलकुलेशन आई और एन, दिख रहा है। ये मैंने इसलिए दिया है ताकि जिनको आई और एन में अभी भी दिक्कत हो रही है तो इनकी प्रैक्टिस करना है उनको। जैसे कि फर्स्ट वाला देखिए, टोटल टाइम कितना है 5 ईयर, रेट है 12% पर एनम, कंपाउंडेड कैसा है ईयरली, तो आई कितना आएगा बताओ। हाँ जी 0.12, आप सोचो मैं बताता हूं, 0.12 आ रहा है। दूसरे वाले का आई बताओ, .0225 आया क्या। मैंने कैसे निकाला मालूम है, 9 डिवाइडेड बाई 400, भाई 4 करो, उसके बाद आई निकालने के लिए 100 से डिवाइड करो। क्या बकवास, बार बार वही काम करना। तो क्या करना है 400, हाफ ईयरली निकालने के लिए 200, मंथली निकालने के लिए 1200, सही है ना। तीसरा देखो, आई कितना आएगा, आई आएगा 0.01। फिर देखो 0.03, चेक करो भैया, कॉन्सेप्ट वही है। फंस रहे हो आप, मैं फंसाने के लिए तो दिया ही हूं ये, समझ रहे हो। क्योंकि रेट दिया है मैंने 6% हाफ ईयर और मेरे को चाहिए क्वार्टरली, तो 6 महीने का रेट अगर 6% है तो 3 महीने का क्वार्टरली मतलब 3 महीना होता है क्या, आजकल 4 हो गया 3, तो 3 महीने का हो गया 3%, तो हो गया 0.03। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो 2-3 कैलकुलेशन करने के बाद ये एक स्पीड ब्रेकर का काम कर रहा है। आपको अपने कूल एंड काम होकर इसकी प्रैक्टिस करना है। गलती केवल आई और एन में होती है और बाकी कहीं नहीं होती, बाकी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, कुछ नहीं करना है। अगले में देखिए, अगले में आएगा 5th नंबर में आएगा 0.0066 एटसेट्रा, सही है ना, सेम। फिर अगला आएगा, ये तो अभी बनाए हैं हम, 0.0075। अगला आएगा 0.12 आया। लास्ट वाला अगर आप निकाल लिए तो फिर आप कोई गलती नहीं करोगे। आप 0.12 अगर आप निकाल लिए तो आप गलती नहीं होगी। आई समझ में आ गया। इसी तरीके से एन निकाल लेना, उसके बाद 1 + i टू n निकाल लेना, अमाउंट निकाल लेना। ये टेबल भर दोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका। उसके बाद अगला प्रैक्टिस देखिए तो क्या है। हाँ जी, अब ये प्रैक्टिस छोड़ देना, क्लर्क मत बन जाना, एक्सपर्ट बनना है हमको।
अगले प्रैक्टिस में लिखा है, ये बना लेना, कर चुके हैं अपन, प्रैक्टिस फॉर कैलकुलेटिंग मिसिंग आई एंड एन। तो मिसिंग आई और एन तो ये मैंने लॉग से सिखा दिया ना आपको। देखिए पहले वाले में क्या दिया है, 2.1436 इज इक्वल टू 1.1 टू द पावर n। तो यहां पर n निकालना है। कैसे निकालते हैं इसमें, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो n बाहर आ जाएगा, दोनों लॉग निकालेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी, ऐसा निकालना है। दूसरे तरफ वाला देखिए, इसमें क्या गायब किया मैंने, i। तो इसमें दोनों तरफ जब लॉग लगाओगे तो एक तरफ लॉग 1 प्लस आई का हो जाएगा, तो लॉग शिफ्ट करना पड़ेगा तो एंटी लॉग। तो सेकेंड वाले में लॉग देन एंटी लॉग का फंडा है। तो ये हम सीख चुके हैं, लेकिन ये 7 प्रैक्टिस दिया है मैंने आपको, आंसर भी दिया है, वो प्रैक्टिस कीजिए तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सही है, मतलब ये 2 टेबल की अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद इसमें और कोई स्पीड ब्रेकर है ही नहीं। ये 2 प्रैक्टिस करना है और वो 4 फॉर्मूला जो हमने सीखा है, क्या करना है समझ में आ रहा है? हाँ जी। उसके बाद अगले पेज में एक स्पेशल यूज ऑफ बिजनेस कैलकुलेटर दिख रहा है क्या? इसमें मैंने कोशिश की है वो लिखने की, जो मैंने सिखाया आपको, कि कभी भूल जाए तो आप इसे रिकॉल कर सकते हैं, ट्राई करना। अगले पेज में आइए, कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, यही क्वेश्चन है ना? देखिए भाई, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाई 2% ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। शुरुआत में जो पॉपुलेशन है हर साल 2% से बढ़ जाती है। सोच के बताना, इसमें जो बढ़ने की जो ग्रोथ है एक प्रकार से इंटरेस्ट रेट टाइप का है ये। तो ग्रोथ है ये सिंपल से होती होगी कि कंपाउंड से होती है? कंपाउंड से होती है। तो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, क्योंकि जो बढ़ी हुई पॉपुलेशन उसके कारण भी पॉपुलेशन बढ़ती है। तो एक प्रकार से इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन पैटर्न अलग है क्वेश्चन का, इसलिए ये बताया मैंने। तो पॉपुलेशन ग्रोथ के क्वेश्चन को बनाया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट से, ठीक है ना? एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर द नंबर ऑफ ईयर्स बाय विच द टोटल इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन बी 40%। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन 40% हो जाएगी। इसका मतलब आज अगर 100 पॉपुलेशन है तो कितनी हो जाएगी? 140। समझ रहे हैं बात को? 100 में 40% अगर ग्रोथ कर गई तो कितना हो गया? 140। तो ए क्या है यहां पर? 140। पी क्या है? 100। और आई क्या है? 0.02। आई क्या है? 0.02। और एन निकालना है। कुछ समझ में आया क्वेश्चन? बनाते हैं, बनाइए। काफी पॉपुलर है ये पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मूला लगेगा a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई टू द पावर n। यहां पर अगर ये x है तो ये 1.4x है। अगर इसे दिक्कत हो रही है तो यहां 100 और 140 ले लो भैया। 40% बढ़ जाएगी तो 1.4x, या फिर यहां 100 ले लीजिए और यहां 140। ये लिखने में कोई दिक्कत है किसी को? है ना? केवल उसके बाद सॉल्व करके खुश मत होते रहना, लिखना ही नहीं आ रहा है, बस सॉल्व कर रहे हो। देन 1.02 लिख सकता हूं। निकालना क्या? n। ऐसे तो कितने क्वेश्चन हैंडल किए हमने। ये कट हो जाएगा। कई लोगों को बस ये 1.4 समझ नहीं आता, समझना ना। 40% अगर एक x का 1x का अगर 40% बढ़ाओगे तो 40 मतलब 0.4 ही तो बढ़ेगा ना, या 100 कर दो इधर, 140 कर दो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 1.4 इज इक्वल टू 1.02 टू द पावर n। तो log 1.4 इज इक्वल टू n log 1.02। तो दोनों की वैल्यू निकाल लो। तो सीख चुके हैं। 1.4 रूट का बटन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। फिर क्या करते हैं? -1 इंटू 227695। ये आ रहा है मेरे कैलकुलेटर में 0.1461। 4 फिगर तक कम से कम ले लो। n इंटू 1.02 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 -1 इंटू 227,695, ये हो जाएगा 0.008597 7 तक ले लीजिए। तो यहाँ डिवाइड कर दें इसको, डिवाइड इज इक्वल टू 0.1461 इज इक्वल टू, ये आ रहा है n इज इक्वल टू 16.99 अप्रॉक्सीमेटली 17। अब ये क्या है, क्योंकि ईयरली रेट लेके चले हो तो ये है ईयर्स, मतलब लगभग 17 साल में आपकी पॉपुलेशन 100 करोड़ से बढ़कर 140 करोड़ हो जाएगी। अगर 2% की रेट चली, जो कि हमारी कंट्री में लगभग यही रेट चल रहा है, एक्चुअल क्वेश्चन है ये, हमारी कंट्री में लगभग अभी थोड़ा कम हो गया है, ग्रोथ रेट पॉपुलेशन के जो है वो 1.65 के आसपास है, ठीक है। तो लगभग अगर 2% में एवरेज करूं तो 100 करोड़ की जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी, 140 करोड़ होने में कितना टाइम लेगी, 17 साल अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो कि ग्रोथ रेट चेक करके आप रियल कैलकुलेशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट है तो बताइए। ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में मैं बोलूंगा बताइए कितने समय में पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, तो भी बना सकते हैं। यहां लिखोगे x, यहां लिखोगे 2x, कितने समय में ट्रिपल हो जाएगी, बन जाएगा ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, की वर्किंग कंप्लीट हो गई, ठीक है। 3 में सबको रहना है, इधर उधर नहीं जाना है। 3 लिखा है, आपको बस जज करके बताना है, x इन्वेस्ट 10,000 एवरी ईयर, इन्वेस्ट 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। सपोज इंटरेस्ट रेट इज 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बेचारा खुद क्वेश्चन चीख के बोल रहा है कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहां लगेगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट या ड्यू, जो बोलना है उसका फॉर्मूला लगेगा। समझ रहे हैं क्या, बन जाएगा ये क्वेश्चन। और तो और क्वेश्चन में दिया है गिवन दैट 1 + 0.08 टू द पावर 10, समझ रहे, निकाल कर दिया है। और रुलाएगा क्या ये क्वेश्चन, देखो बन जाएगा। छोड़ दूं क्या अभी, क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, ये होमवर्क। हाँ सर, हाँ क्वेश्चन पढ़ी ना सर, एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। तो आज से अगर आपने शुरू कर दिया मतलब ये एन्युटी इमीडिएट हो गई, आज से क्या ना, एंड से नहीं क्या। कैसे पता लगा एन्युटी इमीडिएट का क्वेश्चन है, 10,000 की स्टार्टिंग एंड से नहीं हो रही, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, वो खास वर्ड है इसका। समझ में आया कि नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे इज अ स्पेशल वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बनाने मत लग जाना प्लीज, सीख नहीं पाओगे नहीं तो। क्लेरिकल जॉब है बनाना, क्लेरिकल जॉब है, पहले एक्सपर्ट काम कंप्लीट करो फिर क्लेरिकल प्रैक्टिस करना है। इसको बनाने लग जाएंगे तो हम कम कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वाई बॉट अ टीवी, मैं जो पूछूंगा वो बताने के लिए रेडी रखना अपने माइंड को, है ना, बनाने मत लग जाना। वाई बॉट अ टीवी कॉस्टिंग ₹13,000, सही दिख रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, वाई बॉट अ टीवी कॉस्टिंग 13,000 बाई मेकिंग डाउन पेमेंट ऑफ 3,000। ये डाउन पेमेंट क्या होता है, हाँ जी, नहीं होता। जो आप खरीदने जाते हो तो तुरंत जो कैश में देते हो उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। 13,000 की टीवी में 3,000 तो तुरंत अपने पॉकेट से दे दिया, मतलब लोन उसको 10,000 चाहिए। डाउन पेमेंट या कैश डाउन बोलते हैं उसको, मतलब तुरंत देना। जनरली आपको सुना होगा कि जब आप कोई व्हीकल भी खरीदने जाते हैं, 50,000 की व्हीकल है तो 50,000 लोन नहीं मिलता, वो बोलते हैं 10,000 डाउन पेमेंट और 40,000 की इंस्टॉलमेंट, मतलब 10,000 आपने दे दिया तो लोन कितने का लोगे, 40। फिर से पढ़िए, तो क्या सीखा इस क्वेश्चन से, डाउन पेमेंट का मतलब, डाउन पेमेंट होता है तुरंत हम जो कैश में दे देते हैं। समझ में आ रही बात, डाउन पेमेंट। एंड एग्रीइंग टू मेक इक्वल एनुअल पेमेंट फॉर 4 years, how much would be each payment of interest on unpaid amount be 14% compounded annually। मेरे को ये बताओ लोन कितने का लोगे,
इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और ये आपको कितना इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा ये पूछ रहा है। ये इंस्टॉलमेंट क्या है? मेरे क्वेश्चन के लिए रेडी रहना, बनाओगे तो मेरे क्वेश्चन के लिए रेडी नहीं रहोगे। हाँ जी, ये जो इंस्टॉलमेंट दे रही है क्या है? ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। थोड़ा पढ़िए तो ये क्या लिखा है? ये लिखा है एग्रीइंग टू मेक इक्वल एनुअल पेमेंट। ईएमआई कहां से हुई? तो ये इक्वल एनुअल पेमेंट, तो टेक्निकल एमएन फॉर्मूले में क्या है? ये एन्यूटी है, समझ रहे? ये एन्यूटी। और वो जो 10,000 का आप लोन लेंगे वो क्या है? उस एन्यूटी की प्रेजेंट वैल्यू। क्वेश्चन बन चुका है, कुछ समझ में आ रहा है? विच फॉर्मूला यू विल यूज? यू विल यूज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी रेगुलर, क्योंकि तुरंत शुरू होगा ऐसा तो लिखा नहीं है इसमें। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या फॉर्मूला यूज होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर। उसमें प्रेजेंट वैल्यू में क्या वर्ड क्या लिखोगे? प्रेजेंट वैल्यू में कितना लिखोगे? हाँ जी, 10,000। और एन्यूटी निकालना है, आई में क्या लिखोगे? 0.14, सही है। और एन में क्या लिखोगे? 4। उसके बाद तो क्लरिकल जॉब बच गया। ये होमवर्क, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। Question number 5. ABC Limited want to lease out an asset costing rupees 3,60,000 for 5 years. It has fixed a rental of 1,05,000 per annum payable annually starting from the end of the first year. Suppose the rate of interest is 14% per annum compounded annually on which money can be invested by the company. Is this agreement favorable to the company or not? एकदम लीक से हटके क्वेश्चन है, ठीक है ना? बनाइए मेरे साथ, टफ नहीं है, ध्यान रखना ना, लीक से थोड़ा हटके अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डेवलप करनी पड़ेगी। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5, मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं, जो बताना चाह रहा, क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि सॉल्यूशन में कोई दम नहीं, क्वेश्चन समझ नहीं आता। एबीसी लिमिटेड वांट टू लीज आउट एन एसेट। आप लीज आउट करना चाहते हैं, मतलब किसी एसेट को किराए पर दे रहे हो, लीज दे रहे हो, मतलब किराए पे दे रहे हो, रेंट पर दे रहे हो, तो क्या मिलेगा आपको? लीज रेंट। कौन सी एसेट को लीज में देते हो आप? खरीदते हो ना पहले। एसेट को खरीद कर तो किराए में दूंगा ना, घर को खरीदूंगा किराए पे दूंगा। तो खरीदे तो मतलब पैसा गया, कुछ समझ में आ रहा है? खरीदे मतलब पैसा गया, और पैसे के साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लग गई। उस पैसे से घर नहीं खरीदते तो उस पैसे से इंटरेस्ट अर्न करते। कुछ समझ में आ रही बात? वो नीचे 14% लिखा है ना, वो यही लिखा है कि अगर वो पैसे को आप बैंक में लगा दोगे तो 14% वैसे ही कमा लोगे आप। 14% बैंक रेट है ना? क्या लिखा है? एबीसी लिमिटेड वांट टू लीज आउट एन एसेट कॉस्टिंग रुपीज 3,60,000 फॉर 5 years. इट इज अ फिक्स रेंटल ऑफ 1,05,000। देखिए मेरे साथ लिखना, आप इसमें अगर ईयर्स की बात करें तो आज मतलब 0 ईयर में, 0 पीरियड में क्या होगा आपका? 0 पीरियड में पैसे जाएंगे कि आएंगे? पैसे जाएंगे। पहले तो घर खरीदना पड़ेगा आपको, सही है कि नहीं? तो मेरी कॉस्ट ऑफ एसेट है, कितना है? 0 पीरियड में मेरा आउटफ्लो है, यहां लिखिए आउटफ्लो। जो पैसा, आउटफ्लो मतलब जो पैसा जा रहा है, इनफ्लो मतलब जो आ रहा है। आउटफ्लो जो मेरा है वो है कॉस्ट ऑफ मशीन, लिखा है ना, एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट। और ये कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है? 3,60,000। समझ में आ रही बात? मतलब मेरे को 0 पीरियड में, मतलब आज पहले खरीदना पड़ेगा। 0 मतलब आज खरीदना पड़ेगा 3,60,000 आउटफ्लो है। और इनफ्लो कैसे होगा? 1,05,000 रुपए की मेरे को इंस्टॉलमेंट, मतलब रेंट मिलेगा। तो रेंट तो 1 ईयर, 2 ईयर, कितने साल तक? 3, 4, 5। ये है मेरा इनफ्लो। और इनफ्लो के रूप में यहां क्या है? रेंट, लीज रेंट बोल लीजिए, रेंट बोल लीजिए। कितना मिलेगा? 1 लाख, हाँ जी, 5,000। 1,05,000, 1,05,000, ऐसा मेरे को हर साल मिलेगा। 1,05,000। ये बनाना है ना मेरे साथ?
क्वेश्चन ही उतार रहा हूं मैं, केवल थोड़ा सिस्टमेटिक लिख के समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं। अब देखिए ये पैसा आपका चला गया, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, और ये पैसा आपका आ रहा है, ठीक है ना। 360 ये क्या है, आउटफ्लो, और इसका टोटल कर लो तो एक बार जरा, 5,25,000 ये पैसा आपके पास आ रहा है। बी, ए इज योर टोटल आउटफ्लो, इतना गया, और बी इज अ टोटल इनफ्लो, इतना आया। अपेरेंटली देख के तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा सौदा है भाई, 3,60,000 गए और 5,25,000 आपने इस एसेट में 5 साल में, और 5 साल की लाइफ होगी तो और आगे दिया नहीं है, 5 साल में आपने कमा लिया, इट्स वेरी गुड। 3,60 लगा कर 5,25 मिल रहा है तो प्रॉफिटेबल सौदा है। लेकिन आपको लग रहा है कि ये 5,25 और 3,60 को आप सही कंपेयर करो, क्या कंपेरेबल फिगर है? इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो देखा ही नहीं हमने। कुछ समझ में आ रही बात? ये मैंने सॉल्यूशन नहीं बनाया ना, क्वेश्चन ही ड्रा किया है बस। तो बेसिकली खर्चे, आउटफ्लो तो आज चला गया आपका, और इनफ्लो धीरे धीरे एन्यूटी स्टाइल में आ रहा है। तो क्या इस एन्यूटी स्टाइल में जो आपको इनकम हो रही है उसकी जीरो पीरियड में वैल्यू निकालना आता है आपको? ये मेरा क्वेश्चन है। ये वैल्यू जो है, ये मेरे को 5 साल में धीरे धीरे जो मिल रही है, जिसको आप लोग एन्यूटी भी बोलते हो, क्या इसकी जीरो पीरियड में वैल्यू निकालना आता है? हाँ जी, किसी को आता है? एनीवन? आपको आता है? बताइए कैसे निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब जीरो पीरियड की वैल्यू, आज की वैल्यू। यही तो सीख रहे हैं इतने देर से, कुछ नया नहीं सिखाना है मेरे को। सोचना, इस एन्यूटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालना आपको आता है, और जब इसकी आज की वैल्यू निकाल लोगे तो इसके बाजू में रखा जाएगी, तब देन इट विल बी अ कंपेरेबल फिगर। कुछ समझ में आ रही बात? तो आपको क्या करना है, समझ में आया क्या? प्रेजेंट वैल्यू निकालने मत भिड़ जाना, नहीं तो समझ में नहीं आएगी बात। इस पूरी एन्यूटी की, ये गलत फिगर है, ये फिगर से कंपेयर होना ही नहीं चाहिए। इस एन्यूटी की मेरे को क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू, जो कि हमको बहुत अच्छे से आता है, प्रेजेंट वैल्यू। और ये प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज की वैल्यू, और ये 360 जो आउटफ्लो है कब की वैल्यू है? आउटफ्लो जो पैसे जा रहे हो कब की वैल्यू है? आज की वैल्यू। और ये इनफ्लो है वो कब की वैल्यू निकल जाएगी? आज की वैल्यू। तो आज की वैल्यू को आज की वैल्यू से कंपेयर, बेटर कंपेरिजन होगा ना जी। उसमें इंटरेस्ट फैक्टर हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ऐड करके मतलब डिस्काउंटेड कर लिया ना जी, जो हम कमाए होते। एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को माइनस करने वाले, अब एक प्रकार से आंसर 5,25 से कम आएगा यहां पर। तो निकाल लीजिए प्रेजेंट वैल्यू। नीचे वर्किंग, ये क्वेश्चन है, नीचे लिखिए कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल रेंटल। फॉर्मूला है, आप अलग से बनाना, मैं ऊपर यहीं दिख जाए करके लिख रहा हूं। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्यूटी इन ब्रैकेट 1 + i टू द पावर n - 1। जितने बार क्वेश्चन बनाएंगे उतने बार फॉर्मूला लिखना, नहीं तो एग्जाम में बस यही याद करते रह जाओगे। यहां पर मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। एन्यूटी दिया 1,05,000 इन ब्रैकेट 1 पॉइंट कितना परसेंट, 14% लेने बोला है ना, टू द पावर 5 - 1 डिवाइडेड बाई 0.14 इन ब्रैकेट 1.14 टू द पावर 5। ये कई बार प्रैक्टिस कर ली हमने, बस ये आपको निकालना है। आया किसी का? कितना? 3,60,473 अप्रॉक्स में बता दीजिए। $3,60,473 अप्रोक्सीमेटली। अब देखिए आप 360 आपको जा रहा है और 3,60,473 आ रहा है।
मतलब ये एक्स्ट्रा है। तो क्या ये वायबल प्रोजेक्ट है? यस, बिल्कुल वायबल प्रोजेक्ट है, क्योंकि आपको कभी भी वायबिलिटी कैसे देखते हैं? जो आपको पैसा मिल रहा है, इनफ्लो शुड बी मोर देन आउटफ्लो। आपने कमाए कितना इसमें आज की वैल्यू में? 360, 473, और आज की वैल्यू में गए कितने? 360। मतलब आप एक्स्ट्रा इनफ्लो आ रहा है, इसका मतलब ये वायबल प्रोजेक्ट है। नीचे लिखिए कंक्लूजन। ये कैलकुलेट तो कर लिया ना सबने? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज मोर देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ऐसा लिखना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो ब्रैकेट में लिखना दैट इज 360, 473, तो समझ में आएगा। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो दैट इज ब्रैकेट में 360, 473 इज मोर देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाले ना हमने, क्यों निकालेंगे? वो तो वैसे ही दिया हुआ है। इज मोर देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो दैट इज 3,60,000। देयरफॉर क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि प्रोजेक्ट करना है कि नहीं करना है, तो कहां गया? हाँ, देयरफॉर दिस एग्रीमेंट इज फेवरेबल टू द कंपनी। अब वो कंपनी का जजमेंट है, उसको 473, 473 ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है। हो सकता है कैलकुलेशन इन लैक्स हो, हमको वो जज नहीं करना है। ज्यादा है मतलब एक्सेप्ट करना है। ये थोड़ा एक डिफरेंट वैरायटी थी, लेकिन वैरायटी डिफरेंट थी। कोई भी कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला सब अब यही यूज होगा, कोई नया फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है, बस आपको यूज करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ रहा है? सीए इंटर में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनाओगे आप। मतलब अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो पूरा एक सब्जेक्ट का एक पूरा चैप्टर जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग, वो आपके लिए इजी हो चुका होगा, नहीं हो चुका। मतलब आप जब कैपिटल बजटिंग, जो कि बड़ा चैप्टर है, बड़े नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जब वो पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल ये याद रिकॉल हो जाएगा। इसमें बहुत लिमिटेड है, लेकिन कैपिटल बजटिंग नाम का चैप्टर है, बस यही बेस है उसका। मैंने यहां पर एक मशीन दिया, उसमें हो सकता है 3-4 मशीन का आपको इनकम बता देगा, और कंपेयर करोगे जहां पर नेट इनफ्लो मैक्सिमम रहेगा उसको हम प्रोजेक्ट सिलेक्शन बोलते हैं। कैपिटल बजटिंग मतलब हम जब अपने पैसे को सेलेक्ट करते हैं ना, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करते समय इस टेक्निक का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लास्ट क्वेश्चन। थक गए क्या आज? नहीं? पक्का? कितने लोग थक गए? अरे ऑनेस्टली बताओ, समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। अभी क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद से समझ में आना चाहिए। वैसे मैं लिखूंगा इस क्वेश्चन को, ड्रॉ करूंगा फिर से, एक बार आप खुद से पढ़िए। पैटर्न यही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का कंपैरिजन शायद करना है उसमें। सिक्स, a machine with useful life of 7 years costing 10,000 while another machine useful life for 5 years cost 8,000. The first machine save labor expenses 1900, the second machine save labor expenses 2200. एक की जगह दो मशीनें कंपैरिजन करना है और दोनों के नेट इनफ्लो को हमको कंपेयर करना है। जिसका नेट इनफ्लो ज्यादा रहेगा उसको सेलेक्ट करना है। देखिए मेरे साथ बनाइए, तो हम दोनों मशीन पे बात करते हैं। पहले क्वेश्चन बनाते हैं ना, फिर जजमेंट आसान होगा। मशीन 1 लाइफ कितनी है इसकी? 7 इयर्स, और मशीन 2 लाइफ 5 इयर्स। ठीक है, तो जीरो पीरियड में अगर मैं टाइम की बात करूं तो जीरो पीरियड में मेरे को मशीन 1 में क्या इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? आउटफ्लो है, सॉरी आउटफ्लो। मशीन 1 लेने के लिए आज पैसे मेरे लग जाएंगे 10,000,
और मशीन 2 लेने में आज लग जाएंगे 8,000। सही है ना? और इनफ्लो क्या है इसमें? द फर्स्ट मशीन सेव लेबर एक्सपेंस। एक्सपेंस सेव करना भी तो इनफ्लो है ना, एक्सपेंस करना आउटफ्लो है और एक्सपेंस बचा लेना इनफ्लो है। इनकम है एक प्रकार से मेरी, बचा रहा हूं उतना पैसा, मशीन लगाने से लेबर सेविंग होगी तो बचेगा ना, तो ये तो जाएगा और ये प्रेजेंट वैल्यू खुद ही है। और आएगा कितना? 1 2 3 4 5 6 7 ईयर्स लाइफ वाली 7 साल बचाएगी, और जिसकी लाइफ 5 साल है 5 साल बचाएगी। तो इनफ्लो, इनफ्लो का मतलब यहां पर क्या है? कॉस्ट सेविंग या एक्सपेंस सेविंग इनफ्लो है। कितनी है? 1900। कितने साल तक? 7 साल तक। उन फिर तो मशीन की लाइफ ही खत्म हो जाएगी। एग्जाम में इतना सारा बनाना मत, एग्जाम में इतना सारा न लिखना पड़े करके अभी लिख रहे हैं। हमको जज ही हो जाएगा कि इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के कंपेयर कर लो, है ना? और यहां पर तो केवल 5 साल की लाइफ में कितना बचा रही है सेकेंड? 2200। पांच साल, ठीक है। अब देखिए, यह है आपका आउटफ्लो, यह है इनफ्लो, ठीक है भाई। तो सबसे पहले मेरे को यहां क्या निकालना है मालूम है? नेट इनफ्लो निकालना है भैया। और नेट इनफ्लो मैं 1900 से नहीं निकाल सकता। 1900 मेरे को एन्युटी स्टाइल में मिल रहा था, तो इसकी क्या निकालना पड़ेगा? हाँ जी, प्रेजेंट वैल्यू। और इसकी क्या निकालना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू। और फिर कंपेयर कर पाऊंगा मैं। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू बता दो मेरे को। 9250। और इसकी प्रेजेंट वैल्यू 8340। निकाल लीजिए भाई, आ रहा है क्या आपका भी? नेट इनफ्लो मतलब क्या होगा? नेट प्रॉफिट से एक प्रकार से वर्ड अगर यूज आपको समझ में आए तो 9250 क्या है हमारा? इनफ्लो। और 10,000 क्या है? आउटफ्लो। तो नेट इनफ्लो तो माइनस में आ गया यहां पर। 9250 मेरे को आया आज की वैल्यू में, और गया कितना आज की वैल्यू में? तो ये आ गया -750। और यहां देखो जरा, +340। सीधा दिख रहा है कि कौन सी मशीन? M2 सेलेक्ट करना चाहिए आपको। मशीन 1 तो लॉस दे रही है आपको। वो आंसर में केवल एक ही चीज लिखा हुआ है ना। आंसर एक्चुअली में, आंसर को काट के लिख देना, नेट इनफ्लो -750 एंड +340। जो आंसर है वो आना चाहिए नेट इनफ्लो, या नेट प्रॉफिट समझने के लिए लिख लीजिए -750 ऑब्लिक +340। तो दिख रहा है कौन सी मशीन सेलेक्ट करनी चाहिए? मशीन M2। प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाल पाए होंगे तो निकाल लेना बाद में आप, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझो आप। प्रेजेंट वैल्यू निकालना तो हो चुका हमारा। देखने में ये मशीन 1 बढ़िया दिख रही थी, 7 साल की यूजफुल लाइफ है, 7 साल तक पैसे बचाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली जब हम उसको टाइम वैल्यू चेक करते हैं तो वो लॉसफुल प्रोजेक्ट है हमारा। 1900 इंटू 7 करके कंपेयर क्यों नहीं करते? क्योंकि 1900 आज थोड़ी मिल रहा है, धीरे धीरे मिल रहा है हमको। और पैसे 10,000 आज लग गए, तो 10,000 आज लग गए, उसका ब्याज भी तो चालू हो गया, तो उसका हिसाब निकाल रहा है ये। तो 10,000 को फ्यूचर में ले जाने के बजाय एन्यूटी को प्रेजेंट में लाना आसान है करके ऐसा कर, नहीं तो 10,000 की एन्यूटी निकाल के कंपेयर करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? कंपेरेबल फिगर्स का होता है। तो या तो 10,000 की एन्यूटी निकालो फिर कंपेयर करो, या एन्यूटी को
कंप्लीट करके सिंगल फिगर निकालो तो इट विल बी मोर बेटर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बेसिकली दिस इज योर कैपिटल बस्टिंग इन सीए इंटर। एक्सेल की बुक लाए आप लोग? होमवर्क दूं कुछ बनाने के लिए? अब पहली बार होमवर्क दे रहा हूं। हाँ, टेस्ट है, ऑल द बेस्ट। पहले बताते तो पहले ऑल द बेस्ट दे देता। हाँ जी, कल है ना टेस्ट? क्या आएगा उसमें? चैप्टर 1 2 3 इको का और बीसीके का पूरा आएगा। बहुत बड़ा टेस्ट है वाकई में। चैप्टर 4 सिंपल इंटरेस्ट एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 एंड 10 दिख रहा है? 10 एग्जांपल। ये कल के लिए होमवर्क नहीं, कल भले आप 1 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बना लेना, क्या कि होमवर्क कुछ किया ऐसा रहना चाहिए, भले परसों बना लेना। सिंपल इंटरेस्ट का जो ये वाला है ना, कितने एग्जाम्पल है? 10 है क्या? ये पूरे 10 एग्जाम्पल देख। इस एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा उसको मार्क करके आगे बढ़ जाना, लेकिन बनाने का फ्लो मत तोड़ना। ठीक, कैसे बनाना है समझ में आ रहा है? हम जो डाउट्स वाले पे काम कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज निकालिए। कंपाउंड इंटरेस्ट दिख रहा है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट के जो एग्जांपल्स हैं, अच्छा इसके आंसर्स जो है ना आपको स्टडी मटेरियल में दिख जाएंगे। आपके आईसीआई की जो स्टडी मटेरियल है उसके क्वेश्चंस हैं, आपको अगर मैच करना हो तो आंसर दिख जाएंगे। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इसमें 19 एग्जाम्पल तक, एक तो मैं करवाऊंगा आपको 19 एग्जाम्पल तक इसकी प्रैक्टिस करना है आपको। 2 दिन का समय, कल भले जितना भी आप फॉर्मेलिटी के लिए 4-5 कर लेना, लेकिन एक काम जरूर करना, ये न भी कर पाओ होमवर्क, इसको परसों शिफ्ट कर देना, लेकिन कम से कम आज जो बनाए ना हमने उसको कम से कम एक बार बना लेना, क्योंकि टेस्ट है तो 2 की जगह 1 बोल रहा हूँ, क्योंकि आज दो एक क्वेश्चन बहुत ही क्वालिटेड हमने देखे हैं। फिर से बनाएंगे, समझ में आ जाएगा। कोई नया फॉर्मूला बताना नहीं है इसमें, बस मेरे को नए क्वेश्चंस पे आपको सोचना कैसे ये बताना है आपको। स्कैनर आप लोग रोज लाते हैं क्या? तो स्कैनर लेके आना है आप, ठीक है ना?